स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, आज की कहानी इंडिया और साउथ कोरिया की। हाल ही में इन दोनों एशियन कंट्रीज ने अपने बायलैटरल रिलेशंस के 50 साल पूरे किए। बीते 5 दशकों में इन दोनों के रिलेशंस बहुत तेजी से फ्लरिश हुए। यूं तो इस दौरान साउथ कोरिया इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के एक एक्टिव प्लेयर की बजाय एक मियर ऑब्जर्वर ही रहा है, किंतु जब बात दोनों देशों के बायलैटरल रिलेशंस की आती है तो इन्होंने सिक्योरिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और सोशियो कल्चरल डोमेन में अपने टाइज पे खूब काम किया है। 2017 में साउथ कोरियन प्रेसिडेंट मून जाए इन की न्यू सदर्न पॉलिसी NSP के बाद तो खास तौर पर सियोल और न्यू दिल्ली के रिलेशंस में कंसिडरेबल इंप्रूवमेंट देखने को मिला। इंडो पैसिफिक के इमर्जिंग जियोपॉलिटिकल थिएटर में दोनों के कॉमन कंसर्न्स और इंटरेस्ट ने दोनों के अलाइनमेंट को और भी ज्यादा इंटेंसिफाई कर दिया। किंतु एक और जहां NSP या इंडो पैसिफिक विजन जैसे स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स इन दोनों को साथ लाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर स्लो ट्रेड ग्रोथ, इंडिया का बढ़ता ट्रेड डेफिसिट, पुअर सिक्योरिटी टाइज और एशियन एज के इमर्जिंग चैलेंजेस इन दोनों के रिलेशंस में रोड ब्लॉक्स लेकर आते हैं। आज जहां एक तरफ ग्लोबल ऑर्डर के इमर्जिंग चैलेंजेस और साथ ही डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ओपन नेविगेशन और नॉर्म्स बेस्ड सिस्टम दोनों के बीच इंटेंस कोऑपरेशन अलाउ कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इन दोनों के बीच एक जियोपॉलिटिकल थिएटर ऐसा भी इमर्ज हो रहा है जहां इनके कोऑपरेशन को नहीं बल्कि कंपटीशन को हाईलाइट किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ समय में आसियान के गलियारों में हुई डिफेंस डील्स ऐसी ही खबरों को बढ़ावा देती नजर आ रही हैं। लेकिन इंडिया और साउथ कोरिया के ट्रेडिशनल कोऑपरेशन के स्कोप पर नजर डालें तो ये सभी क्लेम्स बेहद नाइव दिखाई पड़ते हैं। तो आखिर इन क्लेम्स की कितनी सच्चाई है? क्या सच में इंडिया और साउथ कोरिया के बीच कोई जियोपॉलिटिकल कंपटीशन इमर्ज हो रहा है? क्या साउथ कोरिया इंडिया के इंटरेस्ट को हैम्पर करने की कोशिश कर रहा है? आसियान जैसे जियोपॉलिटिकल थिएटर में जहां इन दोनों के इंटरेस्ट हर पॉसिबल एंगल से अलाइन होते दिखाई पड़ते हैं, वहां क्या सच में ये दो कॉम्पिटिटिव पावर ब्लॉक्स की तरह उभर रहे हैं या फिर कहानी कुछ और है? आज के इस वीडियो में हम इन सारे सवालों के जवाबों को ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC मेंस के GS2 के IR सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है, और वो ये कि 1 अप्रैल से आपको मेरे सारे वीडियोस और शॉर्ट्स सिर्फ और सिर्फ भारत मैटर्स के YouTube चैनल पे मिलेंगे। भारत मैटर्स में हम भारत में शिक्षा के भविष्य को इनोवेटिव लर्निंग के थ्रू एक नई दिशा दे रहे हैं, जो दिशा एक भारत सेंट्रिक पर्सपेक्टिव की तरफ जाए। बिकॉज व्हाट मैटर्स द मोस्ट, भारत मैटर्स। लॉन्चिंग ऑन 1 अप्रैल। लिंक आपको इस वीडियो के पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, जिस थिएटर का जिक्र हमने आपसे किया है, आइए सबसे पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस 10 साउथ ईस्ट एशियन नेशन से मिलकर बनी एक ऐसी कॉर्ड है जो पैसिफिक ओशन की कोस्टलाइन को इंडियन ओशन से कनेक्ट करती है। इस ऑर्गेनाइजेशन के 10 मेंबर स्टेट्स के साथ साथ चाइना और US आसियान को इस रीजन की सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की एक अहम कड़ी के रूप में देखते आए हैं। आसियान ने अपने इंस्टीट्यूशंस और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की बदौलत खुद को इस रीजनल आर्किटेक्चर के सेंटर पर लाने के लिए शुरुआत से ही कड़ी मेहनत की है। कोल्ड वॉर के बाद के 2 दशकों में आसियान ने इस रीजन की स्टेबिलिटी को एंश्योर करने के लिए एक सेंट्रल फोर्स की तरह काम किया है। अलग अलग इनफॉर्मल अरेंजमेंट्स, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और पर्सनल रिलेशनशिप्स के जरिए आसियान साउथ ईस्ट एशिया में पॉलिटिकल सॉलिडेरिटी, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और सिक्योरिटी कोऑपरेशन को एस्टैब्लिश करने में सफल रहा है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि आसियान ने खुद को सुपर पावर कॉन्फ्लिक्ट से हमेशा दूर रखने की कोशिश की। उसके स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस उसके बॉर्डर्स तक ही सीमित रहे, और इसीलिए आसियान को एक ऑनेस्ट और न्यूट्रल ब्रोकर के रूप में देखा गया। आसियान का मल्टीलेटरलिज्म की तरफ हमेशा से ही एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट रहा है। आसियान की एक खास बात है कि वो यूनानिमस एग्रीमेंट और कंसेंसस बिल्डिंग पर काम करता आया है। ये ग्रुपिंग इंडो पैसिफिक के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी को कंसेंसस के थ्रू इंटीग्रेट करने के लिए एक मैसिव स्टेबलाइजिंग फोर्स के रूप में सामने आई है। इस सब में आसियान नेशंस के स्ट्रॉन्ग लीडर्स जैसे कि ली कुआन यू, सुहार्तो महाथीर एक्सेट्रा और उनके एंटी कम्युनिस्ट इकोनॉमिक मॉडल्स ने इंडो पैसिफिक में आसियान की सेंट्रलिटी को बिल्ड करने में अहम भूमिका निभाई है। अगर बात इकोनॉमिक ग्रोथ की करें तो पिछले 5 दशकों की रिमार्केबल इकोनॉमिक प्रोग्रेस के साथ आसियान ने लॉजिक ऑफ वॉर को इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ के लॉजिक से रिप्लेस कर दिया। आज आसियान वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और रिसेंट प्रोजेक्शंस के अनुसार 2030 तक ये वर्ल्ड की
4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली है। पिछले 50 सालों में आसियान ने ह्यूमन डेवलपमेंट में एक्स्ट्रॉर्डिनरी ग्रोथ अचीव कर अपने मिलियंस ऑफ लोगों की जिंदगी को पॉवर्टी से बाहर निकाला है। इससे जाहिर है कि यहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ा है। वहीं अगर ट्रेड की बात करें तो 2020 में आसियान और यूएस के बीच गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड $362 बिलियन का था, जबकि एफडीआई की टर्म्स में ये $329 बिलियन का रहा, जो कि 2019 के कंपैरिजन में 3.2% ज्यादा था। वहीं दूसरी तरफ आसियान और चाइना का ट्रेड जो 1991 में कुल $9 बिलियन हुआ करता था, वो 2020 में बढ़कर $685 बिलियन पर पहुंच गया। 2020 में ईयू को रिप्लेस करते हुए आसियान चाइना का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया। यानी ना चाहते हुए भी साल दर साल आसियान यूएस और चाइना के इंटेंस इकोनॉमिक कंपटीशन का भी प्लेटफॉर्म बनने लगा और इसमें चाइना एक क्लियर विनर बनकर सामने आया। लेकिन जाहिर है कि इस रीजन में चाइना के बढ़ते इकोनॉमिक फुटप्रिंट्स यूएस के लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं थे। इसलिए चाइना की इकोनॉमी और मिलिट्री माइट को काउंटर करने के लिए यूएस ने इस रीजन के लिए माइंडेड पार्टनर्स के साथ अपनी डिफेंस और सिक्योरिटी टाइज को मजबूत करना शुरू किया। तो दोस्तों, आसियान के ब्रीफ आउटलाइन से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये रीजन जियोपॉलिटिक्स के इमर्जिंग थिएटर्स के हर्ट पर बैठा है। ऐसे में जाहिर है कि ये इंडिया और साउथ कोरिया दोनों ही जायंट्स के लिए बेहद क्रूशियल हो जाता है। किंतु हाल ही में खबर आई है कि इस थिएटर में साउथ कोरिया इंडिया को पछाड़कर अपने खुद के पोजीशन को स्ट्रेंथन करने में लगा है। वो क्यों और कैसे, आइए देखते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में इस रीजन में यदि कोई सबसे बड़ा और कॉमन चैलेंज बनकर उभरा है तो वो है चाइना का यूनिलेटरल एग्रेशन। साथ ही साथ यूएस और चाइना की राइवलरी ने इस रीजन की सिक्योरिटी और डिफेंस डायनामिक्स को भी बेहद कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। इसका प्रमाण हमें साफ तौर पर इनके मिलिट्री एक्सपेंडिचर के फिगर्स में देखने को मिलता है। सिप्री के लेटेस्ट मिलिट्री एक्सपेंडिचर डेटाबेस के मुताबिक साउथ ईस्ट एशिया का मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2000 में $20.3 बिलियन से बढ़कर 2021 में $43.2 बिलियन तक आ पहुंचा है। 2013 में इस रीजन का मिलिट्री एक्सपेंडिचर $34 बिलियन से एक मैसिव जंप लेते हुए $38 बिलियन के मार्क तक आ पहुंचा और तभी से ये फिगर लगातार बढ़ता जा रहा है। 2015 के बाद साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज अपने डिफेंस पर हर साल $41 बिलियन से ज्यादा खर्च करने लगी और 2020 तक आते आते ये वैल्यू $44.3 बिलियन के साथ पीक कर गई। यदि आसियान कंट्रीज को देखें तो सिप्री के मुताबिक 2002 से 2021 के बीच इनमें सिंगापुर का लार्जेस्ट डिफेंस बजट रहा है। 2021 में सिंगापुर का मिलिट्री एक्सपेंडिचर $11,115 मिलियन का था। उसके बाद लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर की लिस्ट में $8,295 मिलियन की वैल्यू के साथ इंडोनेशिया का नाम रहा। थाईलैंड $6,604 मिलियन के एक्सपेंडिचर के साथ इस लिस्ट में थर्ड पोजीशन होल्ड करता है। मलेशिया और फिलीपींस अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर के रूप में एक दशक पुराने $3,000 मिलियन पर एनएम के थ्रेशोल्ड को ब्रेक कर चुके हैं। हालांकि सिप्री के पास वियतनाम के डिफेंस एक्सपेंडिचर पर कोई फीजिबल फिगर्स नहीं है क्योंकि वियतनाम ने 2018 से अपना डिफेंस डेटा पब्लिश नहीं किया है। किंतु अनुमान है कि वियतनाम हर साल अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर पर $5,500 मिलियन खर्च करता है। ट्रेडिशनली वियतनाम अपने 70% से ज्यादा इंपोर्टेंट वेपन्स और लार्ज इक्विपमेंट के लिए रशिया पर डिपेंडेंट था, किंतु 2021 में ये डिपेंडेंस घटकर 60% से भी कम हो गई। 2016 में जब यूएसए ने वियतनाम के वेपन्स ट्रांसफर पर लगा एम्बार्गो लिफ्ट किया तो अगले ही साल से यूएस और साउथ कोरिया वियतनाम के सिग्निफिकेंट डिफेंस सप्लायर के रूप में उभरने लगे। तो कुल मिलाकर अभी हमने देखा कि कैसे आसियान कंट्रीज पिछले कुछ सालों में डिफेंस एक्सपोर्ट की एक थ्राइविंग मार्केट में तब्दील हो गई हैं। इसका एक मेजर कारण ये है कि 2012 में जब से चाइना के टॉप मोस्ट लीडरशिप की गलियों में शी जिनपिंग का आगमन हुआ, तब से साउथ चाइना सी में चाइना का एग्रेशन बहुत तेजी से मल्टीप्लाई हुआ है। आसियान कंट्रीज इकोनॉमिकली चाइना के साथ भले ही फुली इंगेज्ड हो, किंतु जब बात मिलिट्री सप्लाईज की आती है तो आसियान की आर्म्ड फोर्सेस काफी रिलक्टेंट नजर आती हैं। जाहिर है कि चाइना के बजाय आज वो अपना एंगेजमेंट ट्रेडिशनल एक्सपोर्टर्स और इमर्जिंग एक्सपोर्टर्स की ओर बढ़ा रही हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आसियान में खुद का कोई मिलिट्री प्रोडक्शन नहीं होता। सिप्री की टॉप 100 मिलिट्री प्रोड्यूसिंग कंपनीज की लिस्ट देखें तो इसमें 8 चाइनीज कंपनीज, 4 जापानीज और 4 साउथ कोरियन कंपनीज शामिल हैं। सिंगापुर की एसटी इंजीनियरिंग इस टॉप 100 मिलिट्री प्रोड्यूसिंग कंपनीज में एकमात्र आसियान कंपनी है। लेकिन आज ये कंट्रीज इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चर से बड़े लेवल पर डिफेंस प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर रही हैं। उदाहरण के लिए हाल ही में इंडोनेशिया इंडिया के साथ ब्रह्मोस के नेवल वर्जन की $200 मिलियन ऑफ वर्थ की डील
क्लोज करता नजर आ रहा है। इससे पहले 2021 में फिलीपींस ने इंडिया के साथ शोर बेस्ड एंटी शिप ब्रह्मोस वर्जन खरीदने के लिए $375 मिलियन की एक डील साइन की। ये डील प्रेजेंट में इंप्लीमेंट की जा रही है। ब्रह्मोस के लिए तो ये बस एक शुरुआत भर है। इंडिया का अनुमान है कि 2026 तक ग्लोबली ब्रह्मोस का एक्सपोर्ट $3 बिलियन के फिगर अचीव कर सकता है, जो 2026 तक इंडिया के $5 बिलियन के डिफेंस एक्सपोर्ट के टारगेट को फुलफिल करने के लिए भी बेहद जरूरी है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे इस रीजन की इमर्जिंग नीड्स को केटर करने के लिए इसके नए डिफेंस पार्टनर्स का भी उद्गम हो रहा है। इंडिया के इमर्जिंग डिफेंस इंडस्ट्री के लिए ये रीजन एक हाईली प्रॉफिटेबल मार्केट प्रूव हो सकता है। उधर साउथ कोरिया भी अपनी बूमिंग डिफेंस इंडस्ट्री के लिए इस मार्केट के पोटेंशियल को टैप करने में लगा है और इसी फ्रंट पर इंडिया और साउथ कोरिया एक दूसरे को कन्फ्रंट करते नजर आते हैं। असल में हाल ही में साउथ कोरिया और आसियान के डिफेंस डायनेमिक्स में बहुत रैपिड डेवलपमेंट्स देखने को मिले। उदाहरण के लिए फरवरी 2023 में कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने मलेशिया के साथ 18 FA-50 फाइटर जेट्स का $910 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। और यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि यह कॉन्ट्रैक्ट इंडियन तेजस फाइटर जेट्स को रिप्लेस करके हुआ है। कैसे, देखते हैं। असल में रॉयल मलेशियन एयरफोर्स अपने ओल्ड रशियन मिग 29S को फेज आउट करने की तैयारी में है। इनको रिप्लेस करके नए जेट्स मंगाने के लिए मलेशिया ने हाल ही में एक कॉम्पिटिटिव टेंडर रिलीज किया। इस बिडिंग की रेस में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा मैन्युफैक्चर्ड तेजस फाइटर जेट, साउथ कोरिया की कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्रीज स्काई के FA-50 और इनके अलावा पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के सिनो पाकिस्तानी JF-17, रशिया याक 130 और लियोनार्डो से इटालियन M346 फोररनर के रूप में शामिल थे। हालांकि तेजस फाइटर जेट $28 मिलियन की लोअर वैल्यू पर अवेलेबल था और साथ ही ये रेंज एंड सर्विस सीलिंग जैसे एरियाज में बेटर एक्सपर्टीज होल्ड करता था, किंतु इवेंचुअली मलेशिया ने $910 मिलियन का ये कॉन्ट्रैक्ट कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज स्काई को सौंप दिया। जानकारी के लिए बता दें कि FA-50 गोल्डन ईगल T-50 ट्रेनर का एक वेपनाइज वर्जन है जिसको काई के द्वारा 2026 में डिलीवर किया जाएगा। एक्सपर्ट्स की माने तो FA-50 गोल्डन ईगल को उसके सुपीरियर सर्विस रिकॉर्ड, ब्रांड नेम और प्रूवन कॉम्बैट कैपेबिलिटीज की वजह से चूज किया गया है। इसको फिलिपिन एयरफोर्स ने मिलिटेंट के अगेंस्ट बहुत से ऑपरेशंस में यूज कर कॉम्बैट रेडीनेस का खिताब दिया है। यह ऑपरेशनल एक्सपीरियंस रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के लिए बेहद क्रूशियल है, क्योंकि मेन स्टे फाइटर्स जैसे कि FA-18 हॉर्नेट और SU-30 फ्लैंकर के लो अवेलेबिलिटी और मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के सस्पेंशन के कारण मलेशियन एयरफोर्स इन एयरक्राफ्ट्स को पेट्रोल्स और इंटरसेप्शंस के लिए बखूबी इस्तेमाल कर सकती है। आज लगभग 200 FA-50 एयरक्राफ्ट साउथ कोरिया, इराक और इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड जैसे आसियान मेंबर्स ऑपरेट कर रहे हैं। कोलंबिया ने भी हाल ही में 20 FA-50s का ऑर्डर प्लेस किया है। साथ ही साउथ कोरिया जल्द ही पहली बार अफ्रीकन मार्केट में कदम रखते हुए इजिप्ट के साथ इन F-50 फाइटर्स की डील सिक्योर कर सकता है। खैर, मलेशिया पर वापस आए तो भले ही मलेशिया आसियान कंट्रीज के बिग आर्म स्पेंडर में शामिल नहीं है, किंतु पिछले कुछ सालों में उसने अपने रिलेशंस साउथ कोरिया और तुर्की के साथ बेहद मजबूत किए हैं। सिप्री के मुताबिक 2017 से 2021 के बीच साउथ कोरिया ने मलेशिया को $2 बिलियन के डिफेंस इक्विपमेंट बेचे हैं। और तो और इसी पीरियड के बीच साउथ कोरिया ने टर्की और यूके के बाद आसियान को अपने सबसे डोमिनेंट आर्म्स एक्सपोर्टिंग रीजन में तब्दील किया है। और केवल इस रीजन में ही नहीं, बल्कि आज ये बढ़ चढ़कर पूरी दुनिया में आर्म्स सप्लाई कर रहा है। खासतौर पर रशिया के यूक्रेन इन्वेजन के बाद साउथ कोरिया ने अपने डिफेंस आउटपुट और वेपन सेल को ड्रास्टिकली इंक्रीज किया है। 2017 से 2021 तक साउथ कोरिया वर्ल्ड के टॉप 25 आर्म्स एक्सपोर्टर्स में फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री बन चुका था। हानवा एरोस्पेस, जो साउथ कोरिया का लार्जेस्ट डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर है, वो नेक्स्ट ईयर अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को 3 गुना बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। लास्ट ईयर साउथ कोरिया के आर्म्स एक्सपोर्ट 140% से बढ़कर $17.3 बिलियन का मार्क क्रॉस कर चुके हैं, जिसमें $12.4 बिलियन के टैंक्स, हॉविट्जर्स, फाइटर जेट्स और मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स यूक्रेन के क्लोजेस्ट अलाई पोलैंड को दिए गए। किंतु साउथ कोरिया आज भले ही वर्ल्ड के रीआर्मामेंट गैप को फिल कर रहा है, किंतु उसने यूक्रेन को आर्म करने में स्ट्रिक्ट रिलेक्टेंस शो किया है। जाहिर है कि वो रशिया या नॉर्थ कोरिया को नाराज करने का रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि यूक्रेन वॉर नॉर्थ कोरिया को ऑलरेडी रशिया के बेहद नजदीक ला चुका है। खैर, अब सवाल यह है कि आखिर साउथ कोरियन ऑल्टरनेटिव्स में ऐसा क्या खास है जो आसियान कंट्रीज को यूरोपियन और अमेरिकन या फिर कहें इंडियन सप्लायर्स भी नहीं दे पा रहे हैं। रिसर्चर्स का मानना है कि साउथ कोरिया के मिलिट्री इक्विपमेंट्स की प्राइसिंग बेहद अट्रैक्टिव और एफिशिएंट वे में की गई है,
जो कि आसियान कंट्रीज के बजट को बेहतर तरीके से सूट कर पाती हैं। इंडोनेशिया, फिलीपींस और मलेशिया जैसे मेजर आसियान इंपोर्टर्स अपने लिमिटेड बजट्स के चलते अपने रिसोर्सेज को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। खैर दोस्तों, इस सब के बीच भले ही डिफेंस एक्सचेंजेस की कुछ फिगर्स हमें इंडिया और साउथ कोरिया के बीच एक कॉम्पिटिटिव पिक्चर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, किंतु इस कहानी का एक दूसरा पक्ष भी है जो एक दूसरी कहानी बयां करती है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया और साउथ कोरिया ये दोनों देश कई सदियों से पहले से एक रिच कल्चरल हेरिटेज शेयर करते आए हैं। जब 4th सेंचुरी में बुद्धिज्म इंडिया से साउथ कोरिया पहुंचा, तभी से इन दोनों देशों के बीच के कल्चरल टाइज स्ट्रांग होने शुरू हो गए। अगर प्रेजेंट सेंचुरी में फास्ट फॉरवर्ड करें तो इंडिया में के पॉप और के ड्रामास और वहीं साउथ कोरिया में इंडियन सिनेमा की पॉपुलैरिटी दोनों की पीपल टू पीपल टाइज को बूस्ट करने के चैनल्स प्रोवाइड करती हैं। इकोनॉमिक कॉपरेशन इंडिया साउथ कोरिया रिलेशन के टाइज में शुरुआत से ही बेहद अहम भूमिका निभाता आया है। इस इकोनॉमिक पार्टनरशिप का हिडन पोटेंशियल टैप करने के लिए 2010 में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया गया। इसके तहत दोनों नेशंस ये कमिट करते हैं कि वो इंपोर्ट्स की एक वाइड वैरायटी पर टैक्सेस को लोअर या एलिमिनेट करने के कंसिस्टेंट एफर्ट्स करते रहेंगे। कोरियन इंटरनेशनल ट्रेड एसोसिएशन के मुताबिक सेपा की साइनिंग के बाद 2010 में इनका बायलैटरल ट्रेड 42.7% तक बढ़ा और उसके बाद ये $15 बिलियन पर एनम को कंसिस्टेंटली मेंटेन करता आया है। 2018 में रिवीजन के बाद सेपा ने इन दोनों के बीच कुछ और टैरिफ्स रिड्यूस किए और बायलैटरल ट्रेड को 2030 तक $50 बिलियन तक एक्सपेंड करने का कमिटमेंट किया गया। स्ट्रेटेजिक रिलेशंस की बात करें तो 2010 में दोनों ने अपने रिलेशनशिप को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लेवल पर और 2015 में स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर अपग्रेड किया। फॉर्मर साउथ कोरियन प्रेसिडेंट मून जाए-इन की न्यू सदर्न पॉलिसी इंडिया को एक रीजनल फोर्स के रूप में साउथ कोरिया की फॉरेन पॉलिसी के की सेंटर पर ले आई। इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और साउथ कोरिया की न्यू सदर्न पॉलिसी के बीच के न्यूट्रल कनेक्शन ने कोलैबोरेशन का एडिशनल पुश प्रोवाइड किया। साउथ कोरिया की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी इस रीजन को लेकर इंडिया के आउटलुक से बखूबी कवरेज करती है, जहां इन दोनों का कॉमन विजन पावर पॉलिटिक्स के बियॉन्ड जाकर एक मल्टीलेटरल स्टेबल मल्टीपोलर ऑर्डर का विजन देखता है। कुल मिलाकर इस सब के परिणाम स्वरूप इन दोनों के बीच हमेशा से ही एक एक्टिव एंगेजमेंट देखा गया है, किंतु आज जब इन दोनों देशों के बैकयार्ड में इंस्टेबिलिटी और इनसिक्योरिटीज अपने पीक पर हैं, ऐसे में इन दोनों के एंगेजमेंट को एक स्पेशल पार्टनरशिप में तब्दील करना बेहद जरूरी है। ट्रेडिशनली साउथ कोरिया ने अपनी डिप्लोमेसी को प्रीडोमिनेंटली कोरियन पेनिनसुला पर मौजूद मेजर पावर्स तक लिमिटेड रखा है। प्रॉक्सिमिटी, ग्लोबल इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस के कारण चाइना, जापान, रशिया और यूएसए ने साउथ कोरिया के फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी डोमेन को हमेशा से ओवरशैडो करके रखा है। इंडिया और साउथ कोरिया दोनों ही आज खुद को यूएसए और चाइना की जियोपॉलिटिकल टसल में उलझा हुआ पाते हैं। जहां एक तरफ यूएसए इन दोनों का एक क्लोज अलाई रहा है, वहीं चाइना इनके लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर के रूप में उभरा है। किंतु जब ये दोनों मेजर पावर्स दुनिया के अलग अलग थिएटर्स में एक दूसरे को चैलेंज करती हैं, तो इनमें से किसी एक को चुनना दोनों के लिए सीरियस चैलेंज लेकर आता है। किंतु इस ग्रेट पावर स्ट्रगल के बावजूद इंडिया और साउथ कोरिया दोनों ने ही अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी प्रिजर्व करने की पुरजोर कोशिश की है। इस शिफ्टिंग जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में दोनों को ही एक बैलेंसिंग रोल एज्यूम करने के लिए पुश किया गया है। ऐसे में इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, मैरीटाइम सिक्योरिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और G20 में रेस किए जा रहे ग्लोबल साउथ के कॉमन कंसर्न्स इन दोनों को रियलाइज करने के प्रॉमिसिंग चैनल्स प्रेजेंट करते हैं। इन्हीं वल्नरेबिलिटीज को लेसन करने के लिए साउथ कोरिया ने रीजन में इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स इंटेंसिफाई करने की कोशिश की। उसकी इसी कोशिश के तहत उसके न्यू सदर्न पॉलिसी में इंडिया और आसियान दोनों बेहद क्रूशियल पिलर बनकर उभरे हैं। इस पॉलिसी का गोल ये है कि साउथ कोरिया जिस तरह के टाइज अब तक चाइना, जापान, रशिया और यूएसए के साथ मेंटेन करता आया है, उसी तरह के रिलेशंस वो इंडिया और साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ एलिवेट कर सके। तो यदि इन कड़ियों को जोड़कर देखें तो हमें पता चलता है कि आसियान इंडिया और साउथ कोरिया के बीच कंपटीशन नहीं बल्कि एक एवर इंक्रीजिंग कोऑपरेशन के थिएटर के रूप में इमर्ज हो रहा है। लेकिन इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ध्यान दे, जिससे इस कोलैबोरेशन में या फिर इस कोऑपरेशन में इंडिया एक मेजर पार्टनर बनकर सामने आए, ना कि एक कंज्यूमर। बाकी ये दोनों जाइंट्स इमर्जिंग एशियन सेंचुरी के दो इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं और इस बात को नकारा नहीं जा सकता। और इसी स्टेटमेंट के साथ दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं।
इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसा मैंने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के GS2 के IR सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, डिस्कस द स्ट्राइकिंग कॉम्प्लीमेंट्रीज प्रेजेंटेड बाय इंडिया एंड साउथ कोरिया टू प्रिजर्व अ रूल बेस्ड ऑर्डर इन द इंडो पैसिफिक। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।